नमस्कार, न्यूज टॉक्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ हैं मुंबई स्टूडियो से मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे और दिल्ली स्टूडियो से पूजा त्रिपाठी। बाजार में लगातार पांचवा है गिरावट का दिन आज है और निफ्टी की अगर बात करें तो रिकॉर्ड ऊंचाई से तकरीबन 600 अंक नीचे आकर कारोबार कर रहा है। अब चुनौती यह है कि 19,600 को बचाने की। इस वक्त 50 अंकों के आसपास की नरमी है और 19,625 के आसपास निफ्टी कारोबार कर रहा है। अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर 150 अंकों के आसपास की नरमी है। हालांकि ब्रॉडर मार्केट से संकेत उतने खराब नहीं है क्योंकि इस वक्त बुल्स और बेयर्स के बीच में रसाकशी चल रही है। एनएसई को अगर आप उठा के देखेंगे तो 1028 शेयर इस वक्त हैं हरे निशान में और उसके मुकाबले 1064 शेयर लाल निशान में कर रहे कारोबार। बाजार को सपोर्ट कहां से मिल रहा है? सपोर्ट मिल रहा है फाइनेंस स्टॉक से, चुनिंदा ऑटो स्टॉक से, और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन थीम वाले जो शेयर हैं वहां से बाजार को सपोर्ट मिला, जैसे कि टाटा कंज्यूमर और एशियन पेंट्स। ये शेयर 1-1% ऊपर कारोबार कर रहे हैं। लेकिन आज के निश्चित तौर पर जो विनर्स हम कह सकते हैं बाजार में वो है पूंजी जुटाने के प्लान से हम देख रहे हैं कि बजाज फाइनेंस में करीब 4% के आसपास की शानदार तेजी है। दबाव बनाने वाला सेक्टर है आईटी, जहां पर हम देख रहे हैं कि टीसीएस में कमजोरी है तकरीबन 1% के आसपास की। इन्फोसिस में 1% से ज्यादा की कमजोरी है। ये वेटेज के लिहाज से थोड़े से अहम हो जाते हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि एलएनटी में कमजोरी है और साथ साथ लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स वाले शेयर आज भी कमजोर हैं। एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं और आईटीसी में 1% के आसपास की नरमी पर शुरुआत हुई है। सवाल यह कि क्या बाजार थोड़ा सा साइडवेज ही चलेगा? क्या करेक्शन का जो प्रेशर है वो और बढ़ेगा? क्या 19,500 के आसपास सपोर्ट है अब उसके और नीचे जाकर यह गिरावट थमती हुई नजर आएगी? इसके जवाब लेंगे अपने एक्सपर्ट से। साथ ही आपके जितने भी सवाल हैं शेयरों से जुड़े उनको भी शो में जरूर शामिल करेंगे। एक बार आपको सवाल पूछने का तरीका बताते हैं। तो नंबर आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है, 9167329108। इस पर आप फोन कीजिए, एसएमएस कीजिए या फिर व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हो। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के हमारा पता आपकी स्क्रीन पर, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम, ट्विटर यानी कि एक्स। और चलिए अब अपने एक्सपर्ट को शामिल करते हैं और एक बार बाजार पर व्यू ले लेते हैं। कोटक सिक्योरिटीज के अमोल आठवाले हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमोल, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टीनो स्वदेश पर। 19,600 के आसपास है अमोल, यानी कि रिकॉर्ड ऊंचाई से 600 अंक नीचे आ गया है निफ्टी। तकरीबन 3% के आसपास की ये कमजोरी ठहरती है। आपको क्या लगता है कि ये जो करेक्शन चल रहा है थोड़ा सा और लंबा खींच सकता है या बाजार अपने क्रूशियल सपोर्ट लेवल्स के आसपास अब ट्रेड कर रहा है? जी नमस्ते। आई थिंक आपने सही कहा कि जो भी प्रीवियस टॉप था वहां से काफी शार्प करेक्शन आया है और लगातार 4-5 दिन मार्केट करेक्ट हुआ है। 500-600 पॉइंट्स तक का करेक्शन है। मुझे लगता है जो टेक्सचर था बाइंग ऑन डिप्स एंड सेल ऑन रैलीज वो कहीं ना कहीं चेंज होता हुआ दिख रहा है। वो सेल ऑन रैलीज वाला सॉरी जो ऊपर में अगर मार्केट आता है तो वहां पे बिकवाली करने का जो टेक्सचर है वो डेवलप होता हुआ दिख रहा है। करंट मार्केट अगर मैं अभी देखता हूं तो इंडेक्स एक अच्छे सपोर्ट्स लेवल पे है, ओवरसोल्ड है टेम्पररी जोन में। 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास है, 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास है। तो यहाँ से एक टेक्निकल बाउंस बैक आ सकता है, बट मुझे लगता है कि मार्केट ये रेंज में और थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा अगर मार्केट को फ्रेश अप ट्रेंड रैली के लिए जाना है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए अभी मुझे लगता है कि 19,600 और 19,550 इमीडिएट सपोर्ट्स रहेंगे। वो काफी प्रॉमिसिंग सपोर्ट्स लेवल है। और ऊपर में मुझे लगता है कि 19,950 ये इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेंगे। बट एक बाउंस बैक के लिए मार्केट वेट कर रहा है और बाउंस बैक अगर 19,720 730 अगर उसके ऊपर मार्केट ट्रेड होता है तो एक टेक्निकल बाउंस बैक आने के चांसेस मार्केट में लग रहे हैं। ठीक है, तो ये है बाजार पर नजरिया अमोल जी की तरफ से आता हुआ। और चलिए अब आपके सवालों की ओर रुख करते हैं। दिनेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, गुड मॉर्निंग। बताएं कहां से हैं आप और इसके बाद पूछिए क्या जानना चाहते हैं। जी हाँ, गुड मॉर्निंग सर। मैं सर अंडमान निकोबार आइलैंड से बोल रहा हूँ, पोर्ट ब्लेयर जो उसकी राजधानी है। जी 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 जी, मेरे पास सर जेके पेपर का 2,600 शेयर है सर। 379 के रेट में मैंने खरीदा है। ठीक है, तो कोई नजरिया कब तक रुक सकते हैं आप? सर मैं तो इसमें काफी दिन से रुका हुआ हूँ सर। मैं मार्च अप्रैल में मैंने लिया था शेयर और मैं 1 महीना तक रुक सकता हूँ सर, 1 महीना इन द मैक्स। ठीक है,
आज हम देख रहे हैं स्टॉक में लगभग 2% की तेजी भी नजर आ रही है। आपके भाव से तो खैर स्टॉक ऊपर ही है फिलहाल, लेकिन जरा इस पे हम एक राय ले लेते हैं। निमेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निमेश, बहुत बहुत स्वागत आपका। जरा बताएं जेके पेपर पर क्या नजरिया बन रहा है? 1 महीना और रुक सकते हैं, मार्च से होल्ड किया हुआ है। देखिए, कंपनी पिछले 2-3 क्वार्टर से अगर बात करें तो कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और मार्जिन में भी काफी इंप्रूवमेंट आया है। पेपर प्राइस भी अक्रॉस द बोर्ड बढ़े हैं। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 1 महीने का है, तो मेरी राय यही बनेगी कि मार्केट में हम लोग देख रहे हैं कि काफी वॉलेटिलिटी है और अच्छे स्टॉक के अंदर जहां पर एक अच्छी रैली आई है वहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, तो एक पार्शियल प्रॉफिट बुक जरूर से कर लीजिएगा। ऑल ओवर स्ट्रक्चर जो है वो मुझे अच्छा लग रहा है, बट आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कम है, इसलिए मैं आपको प्रॉफिट बुक करने का राय देता हूँ। कंपनी फिलहाल जो परफॉर्मेंस दे रही है काफी अच्छा दे रही है और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में भी कंपनी का ग्रोथ पर्सपेक्टिव जो है वो अच्छा रहेगा, बट उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा। परंतु आप शॉर्ट टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो मेरी राय है कि एक बार जरूर से प्रॉफिट बुक कीजिएगा। लॉन्ग टर्म के लिए फिर भी थोड़े अपसाइड है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इतनी जल्दी यहाँ कुछ तेजी नजर नहीं आ रही है। चाहे तो प्रॉफिट बुक करके आप निकल भी सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए रुकेंगे तो थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा हैप्पीएस्ट माइंड में अच्छी तेजी के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप के जरिए हमें आया है ब्रजेश जी का, और इनका सवाल है हैप्पीएस्ट माइंड पर 85 शेयर्स 1180 रुपए पर इन्होंने लिए हुए हैं, नुकसान हो रहा है इनको। अभी फिलहाल 907 रुपए पे ये स्टॉक कारोबार कर रहा है और काफी चढ़ाव रहा है इस स्टॉक में। यहाँ पर निमेश क्या सलाह देंगे? हैप्पीएस्ट माइंड पे नुकसान हो रहा है फिलहाल इन्हें। देखिए, आईटी एज ए स्पेस की बात करें तो हम लोग हमारा व्यू जो है वो इसके अंदर बुलिश है एज ए सेक्टर, क्योंकि पिछले 1.5 साल से सेक्टर ने अंडर परफॉर्म किया है निफ्टी को, और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि एक ग्लोबल आईटी स्पेस के अंदर काफी झोंक की कटौती हुई है, इसके लिए हमें लग रहा है कि ऑर्डर बुक्स भी है वो आने वाले दिनों में जो है वो मेंटेन रहेगा। और जिस तरह से हम लोग मैनेजमेंट कमेंट्री देख रहे हैं, खास करके एट्रिशन रेशियो जो पिछले साल का एक आईटी सेक्टर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, वो काफी कम हो चुका है। तो फिलहाल एक स्टेबल सेक्टर दिख रहा है और मार्केट में आने वाले दिनों में आउट परफॉर्म करेगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। हैप्पीएस्ट माइंड की अगर बात करें तो स्टॉक ने 2020 के बाद काफी अच्छा एक रनअप दे दिया था, इसलिए पिछले 3 साल से हम लोग देख रहे हैं कि एक साइडवे मूवमेंट में है। मुझे लग रहा है कि आपको कहीं ना और ज्यादा 1 से 1.5 साल का व्यू बना के ये स्टॉक के अंदर होल्ड करना चाहिए, क्योंकि एक कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक के अंदर रिकवरी का फेज जो है वो आने वाले दिनों में स्टार्ट होगा। तो फिलहाल हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर व्यू मेरा बुलिश है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से। शॉर्ट टर्म में स्टॉक साइडवे रह सकता है, बट लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है कि फिर से उसके जो प्रीवियस लेवल है 1400 से 1450 के आसपास के, वो लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, हैप्पीएस्ट माइंड्स को लेकर निमेश जी की ये व्यू। आगे बढ़ेंगे और अगले दर्शक को जोड़ेंगे। मुंबई से रमेश हमारे साथ हैं। रमेश जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? जी नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मुझे जानना था, मेरे पास येस बैंक के जी 3-4 साल से मैंने शेयर होल्ड किए है, मुझे जानना था मतलब सलाह चाहिए कि ये होल्ड करना है या लॉन्ग टर्म के लिए मतलब कैसा रहेगा। मेरे पास करीब मैंने एवरेज मतलब 18 to 3 शेयर भी मेरा है और 4000 शेयर पर मेरे पास शेयर। हेलो, ठीक है। येस बैंक थोड़े से हम ये कह सकते हैं कि सुधार बीच में हमें देखने को मिला था, लेकिन कहीं ना कहीं नेट इंटरेस्ट मार्जिन को लेकर थोड़े से सवाल हैं, रिटर्न ऑन एसेट्स को लेकर भी थोड़े से सवाल खड़े हो रहे हैं। येस बैंक के शेयर को लेकर हम देखने कि 18 रुपए के नीचे के भाव आ गए हैं इसके। फिर से 24 तक ये शेयर गया था निमेश जी, और 12 से लेकर 24 तक की जो रैली थी ना, वो तमाम लोगों ने उसको प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर भी इस्तेमाल किया, और बहुत सारे लोग जो अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे थे ना, वो भी कहीं ना कहीं शेयर से किनारा करते हुए दिखे। आप ये बताइए कि यहां से कोई आपको फ्रेश ट्रिगर दिख रहा है येस बैंक की अगली तेजी के लिए? देखिए, यस बैंक के अंदर अगर फंडामेंटल की बात करें तो काफी वीक है, और मुझे अगर बैंकिंग स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो मैं इधर मोमेंटम के लिए जाऊंगा, जहां पर पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि काफी अच्छी रिकवरी देख रही है और कंपनी की बैलेंस शीट में भी काफी इंप्रूवमेंट दिख रही है। मुझे लग रहा है कि इधर यस बैंक से एक बार कंप्लीटली एग्जिट कर देना चाहिए
अगर आप मोमेंटम प्ले करना चाहते हैं तो आप पीएसयू बैंक्स में जाइए। अगर आप फंडामेंटली स्ट्रांग में चाहे तो अभी एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक अपने 52 वीक लो के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं और काफी रीजनेबल वैल्यूएशन पे स्टॉक आ गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर आपको सेफ्टी प्रिफर करनी है तो आप इधर कोटक बैंक या एचडीएफसी बैंक में जाइए, और मोमेंटम प्ले करना है तो पीएसयू बैंक के अंदर जहां पर पीएनबी काफी अच्छा लग रहा है, कैनरा बैंक ये लेवल से काफी अच्छा लग रहा है, एसबीआई में भी आप जो है वो प्ले कर सकते हैं। तो मेरा व्यू क्लियर है कि आप यस बैंक से एग्जिट कर दीजिए, और आपको बैंकिंग स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आप इधर एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक में जाइए लॉन्ग टर्म के लिहाज से। शॉर्ट टर्म मोमेंटम प्ले करना है तो एसबीआई, कैनरा बैंक, पीएनबी में जा सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको बेहतर राय मिलती हुई। बढ़ते आगे, अगली जो हमारी कॉलर हैं उनको जोड़ते हैं। सुजाता हैं वडोदरा गुजरात से। सुजाता जी गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। जी पूछिए, क्या जानना चाहती हैं? हाँ सर, मेरा जियो फाइनेंस के 296 शेयर है जो मैंने 251 पे लिया हुआ है। हाँ ओके, बट सर वो शेयर शायद 15-20 दिन हो गए, वो रखने चाहिए कि वो बढ़ तो नहीं रहे हैं एक्चुअली? हाँ चलिए, उसी पे एक राय हम आपको एक्सपर्ट राय दिलाते हैं। अमोल, जियो फाइनेंशियल में क्या राय बन रही है आपकी? एक्चुअली चार्ट इतना अवेलेबल नहीं है ज्यादा, तो ग्राफ के ऊपर वैसे भी बोलना मुश्किल हो जाएगा, बट जितना भी अवेलेबल है आई थिंक एक 10-12 दिन का स्टॉक कंसिस्टेंटली, अगर मैं इंट्राडे चार्ट्स देखता हूँ तो लोअर टॉप फॉर्मेशन है और स्टॉक में प्रेशर है। बट ओवरऑल अगर मैं देखता हूँ तो इनकेस शॉर्ट टर्म में या इंट्राडे टेक्सचर अगर मैं देखता हूँ तो 235 एक लेवल है, वो अगर क्रॉस कर देता है तो एक इंट्राडे बाउंस बैक या एक शॉर्ट टर्म 2-4 दिन के लिए बाउंस बैक स्टॉक में आ सकता है। वेयर एज ऑन द फ्लिप साइड अगर मैं देखता हूँ तो 2 या 3 दिन हो गए स्टॉक 225-227 के रेंज में सपोर्ट ले रहा है। सो ये एक इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट होगा, बट ये काफी शॉर्ट टर्म व्यू है, 3 या 4 दिन के लिए ही रहे। ठीक है, तो आपको शॉर्ट टर्म व्यू इस पे मिलता हुआ 235 के लेवल पर ध्यान रखिए, और समय अवधि कम है तो उस हिसाब से आप स्टॉक पर नजर बनाए रखें। फिलहाल दिन कमजोरी है और निफ्टी कोशिश कर रहा है 19,600 के आसपास टिकने की, लेकिन इस कमजोर बाजार में भी एक शेयर ऐसा है जो सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है, वो है बजाज फाइनेंस का। तकरीबन 4.25% के आसपास की तेजी, और ये निफ्टी का टॉप गेनर है। और खबर यह है कि कंपनी 5 अक्टूबर को एक बोर्ड बैठक करेगी और उसमें पूंजी जुटाने पर विचार होगा। आप इस खबर पर जरा और विस्तार समझते हैं कि आखिर पूंजी जुटाने की जो प्रक्रिया है वो किस रूट से हो सकती है, कंपनी का मकसद क्या है, पिछले दिनों किस तरह से पूंजी जुटाई है कंपनी ने, और इस वक्त बजाज फाइनेंशियल की जो सेहत है वो किस तरह की है, और ब्रोकरेज हाउसेस का व्यू क्या है। ये तमाम चीजें बताने के लिए पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और पूजा इस पूरे सेक्टर को, एनबीएफसीज को, बैंक को बहुत अच्छे से ट्रैक करती हैं। पूजा बताइए क्या डिटेल्स हैं? हालांकि एक लाइन की खबर है, लेकिन जरा आप उसको एक लाइन में ना कई लाइन जोड़ दीजिए। पूंजी जुटाने और इनके जो एक्सपेंशन प्लान है उसके चलते हम देख रहे हैं कि बजाज फाइनेंस के स्टॉक में आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है। और 5 अक्टूबर को बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कि प्रेफरेंशियल इशू या क्यूआईपी के जरिए कंपनी पूंजी जुटा सकती है। पिछली बार सितंबर 2019 में कंपनी का क्यूआईपी आया था और उसमें कंपनी ने करीब 8,500 करोड़ जुटाए भी थे, और हाल फिलहाल में कंपनी एनसीडी के जरिए भी काफ़ी सारी रकम जुटा चुकी है। 1195 करोड़ के आसपास की रकम कंपनी ने सितंबर में जुटाई थी, और 1700 करोड़ की रकम 2023 मई 2023 में जुटाई थी। अब ये जो पूंजी कंपनी लगातार जुटा रही है, इसका जो इस्तेमाल है कंपनी माइक्रो फाइनेंस कारोबार के विस्तार के लिए करेगी। अगले तिमाही में कंपनी एंट्री करेगी इसमें, नई कार के फाइनेंसिंग कारोबार के लिए इसका इस्तेमाल होगा, और ट्रैक्टर गोल्ड लोन फाइनेंसिंग इस सेगमेंट में भी कंपनी एंट्री लेगी, और यहाँ पर भी पूंजी का इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये सारे फैक्टर्स तो है ही, एक्सपेंशन प्लान चल रहा है कंपनी का, लेकिन इसके अलावा हम देख रहे हैं कि बजाज फाइनेंस के फंडामेंटल्स भी काफी मजबूत नजर आ रहे हैं। एयूएम अपने रिकॉर्ड ऊंचाई पर है जून तिमाही में। पहली तिमाही में अगर टियर 1 देखें CAR, तो कैपिटल की जो स्थिति है वो भी काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। कंपनी के NPAs में भी एक कमी देखने को मिली है। अगर तिमाही दर तिमाही देखेंगे तो ग्रॉस NPA, नेट NPA दोनों ही आंकड़ों में कमी देखने को मिली थी। हालांकि इस पूरे सेक्टर को लेकर कुछ कंसर्न्स भी नज़र आ रहे हैं। अभी हाल ही में जब जियो फाइनेंशियल की एंट्री हुई थी तो कॉम्पिटिशन बढ़ने की बात भी की जा रही थी, लेकिन बजाज फाइनेंस के लिए अगर पर्टिकुलरली बात करें
तो ब्रोकरेज हाउस जो है वो इसको इतना बड़ा कंपटीशन नहीं मान रही है और उनका कहना है कि बजाज फाइनेंस अपने आप में उनकी स्थिति काफ़ी मजबूत है, इस वजह से अपने जो पॉजिटिव राय है वो कंपनी पर बरकरार रखे हुए है। अगर हम उनके व्यूज़ देखें, CLSA की रिपोर्ट एक बार देखें तो अपनी खरीदारी की राय बरकरार रखी हुई है। लक्ष्य 9,500 का देख रहे हैं। जेफरीज ने 8,830 का लक्ष्य दिया है। नोमुरा 8,700 का लक्ष्य देख रही है। बैंक ऑफ अमेरिका और मॉर्गन स्टैनली के भी यहाँ पर पॉजिटिव व्यूज ही नजर आ रहे हैं और सभी करीब 8,700 के ऊपर का लक्ष्य देख रहे हैं। तो काफी सारी पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं। स्थिति, फंडामेंटल स्थिति काफ़ी मजबूत है और अब ये जो पूंजी जुटाने की खबर आ रही है एक्सपेंशन प्लान के लिए और विस्तार के लिए आगे इस्तेमाल होगा, तो ये तमाम ट्रिगर्स है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं बजाज फाइनेंस आज का टॉप गेनर है। निश्चित तौर पर तो नए कारोबार में जो कंपनी विस्तार करने जा रही है, जैसे कि नई कारों की जो फाइनेंसिंग बिजनेस में कंपनी उतर रही है उसके लिए पूंजी चाहिए। माइक्रो फाइनेंस को और स्केल करेगी। गोल्ड लोन की बात करें या फिर ट्रैक्टर फाइनेंसिंग की बात करें तो उस पर भी कंपनी अपना फोकस बढ़ाने जा रही है और इसके लिए पूंजी चाहिए। और इस पूंजी जुटाने को लेकर 5 अक्टूबर को बोर्ड बैठक है और शेयर देखने की इस खबर के चलते उत्साह निवेशकों का जबरदस्त है। 4.5% के आसपास की तेजी है। निवेश जी, मार्च की ही बात करें, मतलब बहुत पुरानी बात नहीं है, जब शेयर ये 5,500 के नीचे गया था तो तमाम सवाल खड़े होने शुरू हो गए थे कि शायद वो ग्रोथ कंपनी एंजॉय नहीं कर पाएगी। बजाज फाइनेंशियल जैसे जायंट की एंट्री हो रही है और कहीं ना कहीं शायद वो एक बड़ा रोड़ा साबित होगा इनकी राह में। लेकिन 5,500 से लेकर अब शेयर देखिए 8,000 के आसपास पहुंच गया है और जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो 9,500 निकल के आ रहे हैं CLSA की तरफ से। आपको लगता है कि वेल प्लेस्ड है और कंपनी के जो प्लान्स हैं इसको और प्रोपेल करेंगे बड़ी ग्रोथ के लिए? डेफिनेटली। देखिए, मैं आपके पास दो चीज रखना चाहता हूँ। एक तो जो सेगमेंट के अंदर कंपनी एंटर हो रही है, माइक्रो फाइनेंस के अंदर जहां पर एंटर हो रही है वहां पर एक हाई मार्जिन बिजनेस रहता है। और सेकंड थिंग, दूसरी बात करें, जो कंपनी ने फंड रेजिंग एक्टिविटी की है वो एक अलग नजरिया है, उसकी इम्पैक्ट आने वाले दिनों में रहेगी। बट सेकंड थिंग, अभी आप देखिए कि जिस तरह से iPhone 15 लॉन्च हुआ है और जिस तरह से हम लोग एक रश देख रहे हैं, कंज्यूमर डिमांड जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। फेस्टिव सीजन चल रहा है और जिस तरह से आने वाले दिनों में टिल दिवाली हम लोग देख रहे हैं कि एक अच्छा मोमेंटम जो है वो कंज्यूमर डिमांड के अंदर रहने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक ये नजरिया है और साथ में अगले क्वार्टर के रिजल्ट काफी स्ट्रॉन्ग आने की उम्मीद जो है वो ज्यादा रहने वाली है। इसीलिए ऐसे वीक मार्केट के अंदर भी स्टॉक में हम लोग जो है वो 4 से 4.5% की तेजी देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कंपनी जो है वो अपने ग्रोथ के लिए नए नए रास्ते जो है वो ढूंढ रही है। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से हिस्टोरिकल कंपनी ने इन्वेस्टरों की एक वेल्थ क्रिएट की है, आने वाले दिनों में भी वो मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। तो व्यू मेरा बजाज फाइनेंस के अंदर जो है वो पॉजिटिव है और मैं एक लॉन्ग टर्म नजरिया से ये स्टॉक को बाय करने की सलाह देता हूँ। ठीक है, बजाज फाइनेंस में लंबी अवधि के लिए निवेश की सलाह है निमेश जी की। चलिए सवालों की ओर एक बार फिर बढ़ते हैं। सतीश हैं और इन्होंने अपना सवाल हम तक ट्विटर के जरिए पहुंचाया है और इनका सवाल IRCTC पे है। 116 शेयर इन्होंने परचेज किए हैं 872 के स्तर पे। फिलहाल इनके भाव से काफी नीचे स्टॉक और जाहिर है इस पे एक खास नजरिया। अमोल बताएं IRCTC में क्या करना चाहिए? आई थिंक ये स्टॉक जितना करेक्शन के बाद रिवर्सल हो गया था, बट जितना चाहिए उतना रैली हुआ नहीं है। दूसरा चीज ये है कि ये करेक्शन में भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूट किया है, तो दोनों तरफ के मूवमेंट स्टॉक में हो रहे हैं। बट मुझे लगता है समहाउ एक लार्जली टेक्सचर देखेंगे तो एक 660 650 एक सपोर्ट लेवल दिख के आ रहा है। अगर वो लेवल पे सस्टेन करता है तो एक बाउंस बैक टेक्निकल स्टॉक में पॉसिबल है। 700 710 तक आ सकता है, वहां पे थोड़ा सा पोजीशन वो कम कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है उनको 660 और 650 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा। ओके, तो ये है IRCTC पर व्यू। इंस्टाग्राम पर अगला सवाल आया है कृष्णा जी का। अदानी विल्मर है इनके पास 1000 शेयर्स इन्होंने 372 पे लिया हुआ है। हाल फिलहाल की खरीद लग रही है क्योंकि अभी स्टॉक 340 के आसपास कारोबार कर रहा है, हल्के नुकसान में है ये। अमूल आप बताइए क्या करें अदानी विल्मर पर? जी, आई थिंक स्टॉक में तो प्रेशर है। अगर ये क्वार्टर में भी देखेंगे तो 16-17% तक का अभी तक करेक्शन है।
लोअर टॉप फॉर्मेशन है और बाउंस बैक आ रहा है तो भी इवेंचुअली वो थोड़ा सा सेलिंग में ही कन्वर्ट हो रहा है। बट मुझे लगता है कि एक टेक्निकल बाउंस बैक या रिवर्सल तभी पॉसिबल है जब ये स्टॉक 350 355 के ऊपर अगर ट्रेड करेगा तो एक टेक्निकल बाउंस बैक पॉसिबल है, वो भी शार्प। जब भी अपसाइड आ रही है तो शार्प मूवमेंट्स आ रहे हैं, बट एज लॉन्ग एज 350 के नीचे अगर स्टॉक ट्रेड हो रहा है, आई थिंक जो वीक टेक्सचर है स्टॉक का वो कंटिन्यू रहेगा और 330 325 तक भी ये स्टॉक करेक्ट हो सकता है। तो टेक्सचर वीक है बट पुल बैक 350 के ऊपर ही पॉसिबल है। ठीक है, 350 रुपए के ऊपर जाकर ही यह शेयर फिर से रफ्तार पकड़ेगा अडानी विलमार का। आगे बढ़ेंगे, दिल्ली से मोहित का सवाल लेंगे और ये सवाल आए हैं हमारे पास व्हाट्सएप के जरिए। आईओबी के 325 शेयर हैं 44 रुपये 95 पैसे के भाव पर, और एक और शेयर इनके पास है संवर्धन मदरसन के हैं 85 शेयर हैं 98 रुपये 75 पैसे के भाव पर। पहले आईओबी के बारे में राय जान लेते हैं, क्योंकि हमने हाल फिलहाल जितने भी मिड कैप सरकारी बैंक थे वहाँ पर ज़बरदस्त उत्साह का माहौल दिखा। आईओबी भी चल रहा था, आज थोड़ा सा कमज़ोर है, मतलब 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि अब ना वो कहीं ना कहीं तेज़ी थोड़ी सी उस पर एक लगाम लगती हुई दिख रही है। थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग भी आई थी। लेकिन निमेश जी, आईओबी हालांकि इनकी जो खरीद है वो है 45 रुपये की भाव की, थोड़े से ऊपर की खरीद ज़रूर है, लेकिन आपको लगता है कि समय देंगे तो ये शेयर फ़ायदा कराएगा या फिर ये गलत शेयर चुन लिया इन्होंने ऊंचाई पर? देखिए, एक टर्न अराउंड स्टोरी है और खास करके अगर आप एनपीए देखें तो एक रिकवरी दिख रही है। मुझे लग रहा है कि सभी पीएसयू स्टॉक्स के अंदर एक काफी अच्छा मोमेंटम है और मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एक टर्न अराउंड स्टोरी है, तो इसलिए आपको अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। मुझे लग रहा है कि अपसाइड में अगले 6 to 8 मिनट में ऊपर में 60 से 65 का लेवल्स आईओबी के अंदर देखने को मिल सकता है। तो एक लंबे नजरिए से आप इसको होल्ड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, बट ऑल ओवर मुझे लग रहा है कि एक टर्न अराउंड स्टोरी है आईओबी के अंदर इंडियन ओवरसीज बैंक में, और आपको होल्ड करना चाहिए 6 से 8 महीने के नजरिए से। ठीक है, 6 से 8 महीने के लिए कम से कम आप इसमें निवेशित रह सकते हैं, आपको ये शेयर फायदा जरूर कराएगा। संवर्धन मदरसन दूसरा शेयर है, इस पर अमूल आप व्यू दीजिए, क्योंकि हमने देखा था कि काफ़ी लंबे समय तक ये 60-70 वाले रेंज में फंसा रहा, फिर शेयर की चलने की शुरुआत हुई। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि कंपनी काफ़ी मजबूत है, अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही है, लगातार एक्विजिशंस भी कर रही है कंपनी ये। लेकिन अब 100 रुपये के ऊपर जाने के बाद ना फिर से हम देख रहे हैं कि अब एक रेंज में है, ये 96-97 रुपये के आसपास के भाव हैं। क्या सलाह देंगे आप? मतलब इसमें अब नई वाली जो तेजी आएगी वो किस लेवल के ऊपर आएगी? बिल्कुल सही कहा कि एक रैली अच्छा खासा हुआ और उसके बाद एक बड़ा कंसोलिडेशन स्टॉक में आता हुआ दिख रहा है, और वो 1-2 महीने हुए स्टॉक यही रेंज में 195 के रेंज में। सो अभी फिलहाल अगर मैं देखता हूँ तो टेक्सचर शॉर्ट टर्म का वीक ही है, बट पॉजिटिव पार्ट ये कि अभी 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के इधर स्टॉक कंसिस्टेंटली सपोर्ट ले रहा है। बड़ी तेजी की अगर हम बात करें तो यस डेफिनेटली 100 के ऊपर जब आएगा तो आई थिंक एक रेंज ब्रेकआउट का टेक्सचर बनता हुआ दिखेगा। एज लॉन्ग एज मुझे लगता है कि 100 रुपए के नीचे जब तक स्टॉक रह रहा है, आई थिंक एक या तो कंसोलिडेट करेगा या सेलिंग प्रेशर बढ़ता रहेगा। अगर कोई ट्रेंड फॉलो कर रहा है या स्टॉप लॉस लगाना चाहता है तो मेरे ख्याल से पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 94 का एक सपोर्ट लेवल अच्छा रहेगा, और फ्रेश अप ट्रेंड अगर पॉसिबल है शॉर्ट ब्रेकआउट टेक्सचर तो वो 100 के ऊपर ही आएगा। ठीक है, संवर्धन मदरसन को लेकर ये व्यू। लेकिन चलिए अब चर्चा करेंगे आईपीओ की और लेकर आएंगे आईपीओ कॉर्नर। आईपीओ कॉर्नर में आज हम चर्चा करेंगे जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के आईपीओ की। 13 साल के बाद जेएसडब्ल्यू की ग्रुप की तरफ से कोई आईपीओ आया है, और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का आईपीओ 25 से 27 सितंबर तक खुला रहेगा। आज ये खुला है और आपके पास 27 सितंबर तक मौका होगा इसमें पैसे लगाने का। आईपीओ साइज की बात करें तो 2800 करोड़ रुपए का ये आईपीओ है, और 113 से 119 का ये प्राइस बैंड है। अच्छी चीज़ ये है कि इसमें कोई भी ओएफएस का पार्ट नहीं है, पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू है 2800 करोड़ का। लॉट साइज है 126 शेयर, और इस लॉट साइज के हिसाब से अगर आप तुलना करेंगे तो 14,998 रुपये ये न्यूनतम धनराशि है जिससे कि आप इस आईपीओ में निवेश कर सकते हैं। 13 साल में पहला आईपीओ है, कोई ऑफर फॉर सेल नहीं है। संजन जिंदल फैमिली और ट्रस्ट की इसमें करीब करीब 90-91%
55% के आसपास की हिस्सेदारी है और 2010 में JSW ग्रुप ने एनर्जी कारोबार को लिस्ट कराया था। एक बार JSW इंफ्रा को आप जान लीजिए कि कंपनी ये करती क्या है, उसके बाद इस IPO पर हम व्यू भी लेंगे। FY22 की अगर बात करें तो कार्गो हैंडलिंग के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा ये पोर्ट ऑपरेटर है। कार्गो हैंडलिंग क्षमता सालाना करीब 16 करोड़ टन की है। FY20 से अब तक वॉल्यूम में 40% की शानदार ग्रोथ हमने देखी है और 2002 में कंपनी ने मोर्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट खरीदकर कारोबार शुरू किया था, यानी कि कारोबार करते हुए कंपनी को करीब 21 साल के आसपास का समय हो गया है। तो निश्चित तौर पर कंपनी अपने कारोबार को बढ़ा रही है, थोड़ा सा डाइवर्सिफाई भी कर रही है, परसेंटेज बहुत ही शानदार है और IPO साइज भी ठीक ठाक है। अगर हम पैसे खर्च कहां पर होंगे जरा ये आपको बता दें तो 880 करोड़ रुपए कर चुकाने पर इस्तेमाल करेगी और जयगढ़ पोर्ट के विस्तार पर 1029 करोड़ रुपए का खर्च होगा। अब सीधे आते हैं इस सवाल पर कि क्या ये IPO ठीक है, क्या इसमें लिस्टिंग गेन होगा या आपको लंबी अवधि के लिए पैसे लगाने हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं जियोजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह। गौरांग सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है टी9 स्वदेश पर। सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि देखिए 13 साल के बाद ये IPO आ रहा है JSW ग्रुप की तरफ से, तो कई बार ना अच्छे जो ग्रुप्स होते हैं, बड़े कारोबारी घराने होते हैं, उन पर लोग करीब से नजर रखते हैं, थोड़ा उत्साह होता है। क्या आप भी उत्साहित हैं इस IPO को लेकर? बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो बिल्कुल सही आपने जानकारी दी है। 13 वर्ष के बाद इस समूह की गुट की कंपनियों के तरफ से एक नया IPO आ रहा है, JSW इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो दाम आपने बताए, प्राइस बैंड जिसे हम कहते हैं 113 से लेकर के 119, और ये मेरे ख्याल से आगे बढ़ते हुए जो सरकार ने नीतियां बनाई हैं, चाहे फिर वो भारतमाला परियोजना हो या फिर सागरमाला परियोजना, और जिस प्रकार की हमारे भारत देश में तटीय सीमाएं हैं, यानी कि इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल की जो बाउंड्रीज है हमारे भारत देश की, उसमें एक बहुत बड़ा मौका है जहां तक बंदरगाह की सेवाएं उपलब्ध कराने का सवाल उठता है। और ये कंपनी मरीनटाइम सर्विसेज प्रोवाइड करती है, यानी कि जो समुद्री जहाज चलते हैं, आवागमन होता है बड़े बड़े कंटेनर्स का 10 फीट से लेकर के 20 फीट का, उसको लॉजिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है। तो ये कंपनी वो सेवाएं और बाकी अन्य सेवाएं मुहैया कराती है, और पूरे भारत की जो तटीय सीमा है वहां पर तो इनका कामकाज है ही, लेकिन खाड़ी देशों में यानी कि मिडिल ईस्ट में भी काफी बड़ा कारोबार है इनका। जो प्राइस बैंड पे ये IPO लेके आ रहे हैं वो हमें लग रहा है कि मूल्यांकन के हिसाब से जस्टिफाइड है, ज्यादा महंगा नहीं है। और मेरे ख्याल से 1 या 2 दिन पहले ही IPO नोट हमने जारी करी थी, और उस IPO नोट में हमने लंबी अवधि के लिए इस IPO में निवेश की राय दी है। मुझे ऐसा लग रहा है अभिषेक के जिस प्रकार से नए बंदरगाह खुल रहे हैं, जिस प्रकार से नए हवाई अड्डे खुल रहे हैं, और सागरमाला परियोजना जो कि मेरे ख्याल से कुछ सालों पहले सरकार ने एक पहल की थी, उसमें भी जमीनी स्तर पर बहुत बड़ा कामकाज हो रहा है। तो इस क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां जो बड़ी और सक्षम और मजबूत है और अच्छे कॉर्पोरेट हाउस से आती है, अच्छे घराने से आती है, उनमें आपको बिल्कुल लंबी अवधि के लिए निवेश करने की हमारी राय होगी। ठीक है, तो गौरांग सर ने बताया कि अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो उस मैट्रिक्स पर भी ये ठीक है, क्योंकि इसके जो डायरेक्ट जो कॉम्पिटिटर है वो है अडानी पोर्ट, और एंटरप्राइज वैल्यू बाय एबिडा अगर हम तुलना करें अगर, तो अडानी पोर्ट 20 के मल्टीपल पर ट्रेड कर रही है। JSW इंफ्रा की बात करें तो 13 है, यानी कि उससे सस्ता है शेयर। और अगर आप आय के ट्रेंड को देखेंगे, आय को और मुनाफे दोनों के, तो वहां पर हम लगातार बढ़ोतरी होते हुए देख रहे हैं। इनफैक्ट अगर FY22 से FY23 के अगर मुनाफे को अगर आप तुलना करेंगे तो दोगुने से ज्यादा हुआ मुनाफा, और आय में भी लगातार बढ़ोतरी का ट्रेंड है। गौरांग सर, अगर मान लीजिए निवेश करना है तो क्या लिस्टिंग गेन के लिए भी पैसे इसमें लगाएं या फिर लंबी अवधि की ही सोचें? लिस्टिंग गेन आप किस तरह से देख रहे हैं शेयर में? देखिए अभिषेक, समय सीमा और सोच छोटी होगी तो मुनाफा छोटा होगा, और समय सीमा की पाबंदी नहीं है और सोच थोड़ी बहुत बड़ी और लंबी है, तो जाहिर है आपको उस प्रकार से मुनाफा होगा। और अभिषेक, हम तो सक्षम नहीं है लिस्टिंग गेन्स के लिए किसी भी प्रकार की राय देने के लिए। हम आकलन बुनियादी तर्क के आधार पर करते हैं। तो हम ये कहेंगे कि
बाजार में से पैसे उठा करके लिस्टिंग गेन्स को ध्यान में रखते हुए, बाजार परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए बेफिजूल में जोखिम को मोड़ लेना मेरे ख्याल से समझदारी नहीं होगी। अगर आपके पास पर्याप्त पूंजी है और लंबी अवधि की समय सीमा है तो समझदारी यही होगी कि लंबी अवधि के लिए आप इस आईपीओ में निवेश करें। ठीक है, लंबी अवधि के लिए निवेश की सलाह है। एक और सवाल जो लोगों के मन में है गौरांग सर, और हमारी कोशिश ये होती है कि लोगों के मन में जो सवाल हैं वो सारे के सारे डाउट्स हम एक्सपर्ट से क्लियर कर लें। आप जरा बताएं, आपने बताया कि वैल्यूएशन ठीक है, लंबी अवधि के लिए लगाने हैं, और निश्चित तौर पर जिस तरह से देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है तो ये सारी जो कंपनीज हैं, पोर्ट ऑपरेटर हैं, उनको फायदा तो होता है, तो कारोबार को लेकर कोई शक नहीं है। कोई रिस्क एसोसिएटेड है? अगर हम कंपनी स्पेसिफिक अगर बात करें तो आपको लगता है कि कोई ऐसी चिंता भी है जिसको अपने जहन में रखना चाहिए निवेश करते वक्त? नेचुरल डिजास्टर एक बहुत बड़ी मुसीबत होती है जहां पर आप तटीय सीमाओं पर काम करते हैं और इस प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराती है, और जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण को लेकर के हामी पहुंचती है पोर्ट ऑपरेटर्स को, क्योंकि आप 10 से 20 फीट के कंटेनर आप हैंडल करते हैं, उनका वजन बहुत होता है, और जब सामान से लदा हुआ होता है कंटेनर तो उसका वजन मेरे ख्याल से 2 या 3 गुना बढ़ जाता है। और इस प्रकार के भारी भरकम कंटेनर्स वजन वाले को करने के लिए क्रेन्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, समुद्री जहाज पर उस कंटेनर को चढ़ाने के लिए, उतारने के लिए, और वो काफी हाइट पे होती है। तो एक नेचुरल डिजास्टर एक मेरे ख्याल से चिंता का कारण बन सकता है, और उस पर कोई अनुमान नहीं लगा सकता अभिषेक। ये कुदरती चीज होती है, तो जब भी इस प्रकार की चीजें होती है और उसी जगह पर जहां पर इनके ऑपरेशंस हैं वहां पर अगर बहुत बड़ा हादसा होता है कुदरती प्रकोप को लेकर के, तो एक ये है। दूसरा है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, ये भी कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। तो ये दो मुख्य अनफोर्सीन नेचुरल और नॉट सो नेचुरल डिजास्टर्स जो हैं उसको लेकर के शायद थोड़ी बहुत, लेकिन अगेन ये थोड़ा एक लंबी सोच और अनुमान लगाने की बात होगी, लेकिन हाँ, इसका डर बिल्कुल रह सकता है लॉजिस्टिक्स, पोर्ट लॉजिस्टिक कंपनी। ठीक है गौरांग सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि 113 से 119 का प्राइस बैंड है और हम ये मान के चल रहे हैं कि ऊपरी प्राइस बैंड पर ही अलॉटमेंट होगा इस आईपीओ में आवेदन करने वालों को। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा हाइपोथेटिकल है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पोर्ट कारोबार वाली कंपनी अडानी पोर्ट है, और हिंडनबर्ग के तमाम संकट के बावजूद भी क्या गजब की रिकवरी शेयर में आई। अगर हम फरवरी से अगर देखेंगे तो शेयर उस भाव से डबल से ज्यादा हो गया। अगर कोई जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में निवेश करता है, हमारे लिए सवाल हाइपोथेटिकल हो सकता है, लेकिन शायद आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि आप तो पूरा गुणागणित करके बैठे होंगे इसके बारे में। तो 120 वाला शेयर आपको कब लगता है कि 240 हो जाएगा? समय बड़ा बलवान होता है अभिषेक, समय दीजिए तो 220 क्या उसके ऊपर भी जा सकता है अगर मैनेजमेंट ने अच्छी तरीके से कामकाज किया। और अडानी पोर्ट और इस कंपनी के अलावा एक कंपनी है, ये खाली नाम दे रहा हूं मैं, जो कॉम्पिटिटर था, गेटवे डिस्ट्रीपार्क्स करके एक कंपनी है अभिषेक, ये भी पोर्ट से जुड़ी हुई सेवाएं उपलब्ध कराती हैं अपने ग्राहकों को। तो 120 वाला 240 कब होगा ये तो आंकड़ों पर निर्भर करता है, और जिस प्रकार से मैनेजमेंट ने अब तक टिप्पणियां दी हैं और जो भी प्रोस्पेक्टस में हमने पढ़ा है और जो अवसर होंगे इस क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों को आने वाले। देखिए एक चीज समझिए आप अभिषेक, कि अगर भारत नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहता है तो वो सिर्फ सर्विसेज में नहीं होगा, वो मैन्युफैक्चरिंग में होगा, मैन्युफैक्चर में भी होगा। और भारत में सरकार के तरफ से, माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से और बाकी अन्य जो मिनिस्टर्स है उनके तरफ से काफी कुछ मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया को बढ़ावा देने की बात की है। चिप्स को लेकर के भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी गुजरात में आ रही है। तो अगर आप नजरिया लंबी अवधि का रखते हैं और इस कंपनी ने उतने ही सहयोग से कामकाज किया और काफी बड़ा हिस्सा बनती है, तो जाहिर है 240 तो क्या शायद उसके ऊपर भी जा सकता है, लेकिन ये नतीजों और समय सीमा पर निर्भर होता है। ठीक है, तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर ये राय गौरांग सर की, लंबी अवधि के लिए इसमें निवेश की सलाह है। आपको इसमें मुनाफा जरूर होगा, जैसा कि बता रहे हैं गौरांग सर। और आज से लेकर 3 दिन, आज भी जोड़ लीजिए, 3 दिन ये आईपीओ खुला रहेगा, आपके लिए इसमें पैसे लगाने का वक्त है। और संभावित जो लिस्टिंग की तारीख है वो है 6 अक्टूबर पर, जब बीएसई और एनएसई पर ये शेयर
लिस्ट होगा। तो आईपीओ कॉर्नर में डब्ल्यू इन्फा की चर्चा। बहुत शुक्रिया गौरांग सर आज समय देने के लिए और इस आईपीओ पर अपना बेशकीमती व्यूज शेयर करने के लिए। कॉलर को जोड़ते हैं अपने साथ, युवराज हैं गुजरात से। युवराज गुड मॉर्निंग। गुजरात में कहां से हैं आप और पूछिए क्या जानना है आपको। गुजरात में मैं आणंद से हूँ। जी जी पूछें। और मेरे पास हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर है 9, 2519 के भाव से। ठीक है, तो इसमें क्या करें, लंबी अवधि के लिए रखे या निकले, क्या करें? ठीक है, चलिए इस पे आपको हम राय देते हैं। निमेश जी बताएं HUL पे क्या राय होगी। 9 स्टॉक्स हैं, 2519 के स्तर पे इन्होंने खरीदा है, थोड़ा ऊपरी स्तर पे खरीदा इन्होंने, लेकिन आगे का नजरिया चाहते हैं, क्या लंबी अवधि के लिए बने रह सकते हैं? जी डेफिनेटली बने रह सकते हैं। कंजम्पशन के ऊपर व्यू जो है हमारा बुलिश है। और सेकंड थिंग, स्टॉक ने काफी टाइम से निफ्टी को परफॉर्म किया है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के आसपास है। और जिस तरह से मार्केट में हम लोग रिकवरी देख रहे हैं और कंजम्पशन के अंदर जो रिकवरी देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि स्टॉक के अंदर आने वाले दिनों में 2750 से 2800 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो व्यू मेरा बुलिश है। अगर आपके पास स्पेस है तो ये लेवल पे आप ऐड कर सकते हैं, एवरेज आउट कर सकते हैं। और अगले 3 से 6 महीने में आपको 2750 से 2800 के लेवल HUL के अंदर देखने को मिल सकते हैं। इसे मेरी उम्मीद है। ठीक है, 50 से लेकर 2800 रुपए तक के स्तर HUL में देखने को मिल सकते हैं, ये सलाह है। दिल्ली से प्रभाकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर नमस्कार, कौन सा शेयर आपके पास है और क्या सलाह चाहिए? सर मेरे पास उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर हैं, 53 रुपए के भाव पे 100 शेयर है। तो मैं 3 महीने से ज्यादा टाइम दे सकता हूँ। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये मतलब बढ़ जाएगा इसका भाव, क्या होगा? सर 3 महीने ही क्यों दे सकते हैं आप, मतलब कोई खास वजह? हाँ, मैं 3 महीने से ज्यादा भी दे सकता हूँ। पैसे चाहिए उसके बाद आपको? पैसों की जरूरत है ऐसे ही? नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। अच्छा, 3 महीने से ज्यादा आप दे सकते हैं, ठीक है। हाँ जी। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि तेरा भी चढ़ेगा या फिर मतलब ऑल? सर जो आप कह रहे हैं ना, आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं इसमें, तो देखिए आपका थोड़ा सा ना फंसा हुआ मामला है। आप इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के कहीं बीच में हैं, क्योंकि अगर थोड़ा समय आप देना चाहते हैं, एक होती है मेंटेलिटी की निवेश वाली कि आप कंपनी के फंडामेंटल्स को स्टडी कर रहे हैं, उससे ग्रोथ पोटेंशियल को देख के पैसे लगा रहे हैं। एक होता है कि मोमेंटम को देखिए, या फिर प्योर जो ट्रेड होता है ना कि डे टू डे ट्रेड वाला, या फिर 2-4 दिन के पोजीशन ट्रेड रख लिए, एक वो होता है। लेकिन आपके लिए जरा व्यू हम ले लेंगे। अमोल जरा आप चार्ट जरा चेक करके बताइए कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये शेयर अगर हम बात करें तो 6 महीने में डबल से ज़्यादा हो गया है ये, और इस वक्त 50 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 3 महीने में आपको लगता है कि यहाँ से इनको ठीक ठाक ही रिटर्न दे देगा? 53 के इनके भाव है, हालांकि इन्होंने ऊंचाई पर ही लिया हुआ शेयर को, मतलब 52 हफ्ते की ऊंचाई पर इन्होंने शेयर खरीदा है। क्या उसको पार करके कुछ डिसेंट 15-20% के गेन्स आ सकते हैं अगर 3 महीने होल्ड करें तो? आई थिंक स्टॉक परफॉर्मर तो है फर्स्ट ऑफ ऑल। अब ये काफी रैली कर चुका है। ये क्वार्टर में भी अगर हम देखते हैं तो 31% का रैली स्टॉक ने किया है। और मेरे ख्याल से कंसिस्टेंटली 3 या 4 महीने से स्टॉक परफॉर्म तो कर रहा है। अभी जाके अगर मैं देखता हूँ तो ये थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है हायर लेवल। प्रॉफिट बुकिंग अभी ट्रिगर नहीं हुआ है, बट 48, 47 ये सैक्रोसैंट सपोर्ट स्टॉक्स के लिए रहेंगे। उसके नीचे आई थिंक थोड़ा सा स्टॉक और वीकनेस बढ़ाएगा, बट एज लॉन्ग एज वो उसके ऊपर है, 48 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, आई थिंक ये 52 और 55, 57 तक जाने के पूरे चांसेस दिख रहे हैं। थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि कंसोलिडेशन काफी डीप है, बट मुझे लगता है कि अगर वो 48 के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक में बने रहते हैं तो आई थिंक उनको आने वाले दिनों में 55 और 57 के लेवल्स दिख सकते हैं स्टॉक। ठीक है, 48 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में फिलहाल आपको बने रहने की सलाह है अमोल की तरफ से। चलिए इसी के साथ इस शो को यहाँ पर समाप्त करेंगे। अमोल जी और आपका बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए निमेश जी, और मुझे और पूजा को और प्रशांत को फिलहाल दीजिए इजाजत।